आ जाओ। इसका फिर भी आवाज आता है। चलो आ जाओ, बैठ जाओ, अपने अपने काफी ले लो। थॉमस लोग ये मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, ये संविधान के भाग कौन से हैं? भाग 3 में। भाग 3 जो कि कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 12 से 33 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किया गया है। कितने मौलिक अधिकार है? 6 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की संख्या कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है। 7 थे लेकिन एक कम कर दिया। कौन सा था 7वां? संपत्ति का अधिकार। हाँ, तो उसको हटा दिया। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटा दिया उसको? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उसको हटा दिया, क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में आ रहा था, तो उसको हटा दिया, क्योंकि संपत्ति रखने का अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं होना, कानूनी अधिकार है। ठीक है, तो ये इसको हटा दिया। 6 मौलिक अधिकार है। सबसे प्रथम मौलिक अधिकार कौन सा है? पहला ये लिखते जाना है। पहला है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से कहां तक है? 18 तक लिखते जाना है। 14 से 18 तक समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। मौलिक अधिकारों को न्यायालय में जाकर लागू कराया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगर कोई शोषण कर रहा है हमारा, तो उसके विरुद्ध भी हमें मौलिक अधिकार दिया गया है कि हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं उसमें। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में। चौथा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित अधिकार। का हित संबंधी अधिकार। जो कि 29 और 30 में। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो ये 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में भारतीय संविधान में। 7वां भी था, जिसको तो वो था संपत्ति का अधिकार, तो उसको 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा के कहाँ डाल दिया? कानूनी अधिकार, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग 12 में अनुच्छेद 300 का में इसको रख दिया है संपत्ति के अधिकार। अभी वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है? 6 है। और इनको लागू कराने के लिए अपन न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन इसकी साइड में एक और होते हैं नीति निर्देशिका, तो उनको लागू कराने के लिए अपन न्यायालय में नहीं जा सकते। अब अलग अलग में इसमें अलग अलग है, जैसे समानता के अधिकार में 14 से 18 तक है, तो 14 में
समानता का अधिकार है। 15 में जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। 17 में अस्पृश्यता कानून है और 18 में उपाधियों का सभी को समान रखा गया है। कोई सेना संबंधी उपाधि के अलावा किसी को भी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 12 से 33 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है और 7वां मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसको अनुच्छेद 31 में था। ये ऊपर वाला मिटा दे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा। तो संविधान की आत्मा कौन है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। इसके तहत अपन कहाँ पे अपील कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पर? एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट। और हाई कोर्ट में इन्हीं 226 अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारे इन्हीं अधिकारों में से किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ हम देख लेते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में इसमें बताया गया है कि बेकारी तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है। मतलब कि ये मानव व्यापार, कोई मानव देह का व्यापार कर रहा है तो वो भी एक मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, ये शोषण के विरुद्ध है। और इसमें मान लीजिए कि काम करवा लिया तो पैसा नहीं दे रहा कोई, तो भी उसको मौलिक अधिकार है, काम के लिया है तो पैसा मिलना चाहिए उसको, है ना। तो वहाँ पे भी अनुच्छेद 23 के तहत अपन न्यायालय में इन दोनों में से कहीं भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ जाएंगे, यहाँ भी डायरेक्ट जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में भी। और अनुच्छेद 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान कारखानों ऐसे जोखिम भरे कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता, 14 साल से कम के बच्चे को। एक मौलिक अधिकार है, इसके खिलाफ भी अपन, जैसे मान लीजिए 14 साल से कम का है, इसके पापा ये 14 साल से कम का है और इसको इसके पापा मम्मी ने कहीं डाल दिया, जहाँ मान लीजिए खान कारखाने होते हैं या ऐसे जोखिम भरा कोई कार्य वहाँ पर, लेकिन ये करना नहीं चाहता, है ना, ये कोई जबरदस्ती करवा रहा है, तो वहाँ पे भी इसके मौलिक अधिकारों का कानून है, सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के थ्रू जा सकता है ना, कि मेरा मौलिक अधिकार है, मुझे इस जगह काम नहीं कराया जा सकता, क्योंकि 14 साल से कम का है, 14 साल से ऊपर करा सकते हैं अनुच्छेद 24 के। ठीक है, और 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्ति की आजादी, अनुच्छेद 19 ए में अभिव्यक्ति की आजादी, बी में कहीं सभा करने की, ये है संगठित होने की, और सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और डी में कहीं भी घूमने फिरने देश में, ई में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। इसमें एक होता है संपत्ति रखने की स्वतंत्रता, ई में तो वो उसको हटा दिया, जी में व्यापार करने की स्वतंत्रता। जैसे देश में मान लीजिए कि दूसरे राज्य में चले गए अपन, जम्मू कश्मीर चले गए, तो अपने मकान खरीद लिया, तो मकान खरीद लिया तो वही व्यापार भी करेंगे अपने, तो वो भी स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। और 20 में कुछ दशाओं में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, कुछ दशाओं में दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 20 में। इसको मिटा दूं, फिर इसको डिटेल धीरे धीरे एक एक करके लिखेंगे। परीक्षा में पूछे जाते हैं ये, हर एक प्रश्न, हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी भी आया होगा ना इस राजनीति में, अभी इस पेपर में तो नहीं आया ना मौलिक अधिकार संबंधी, नहीं आता, लेकिन जहाँ भी बाद में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। तो सबसे पहला अपन देखते हैं समानता का अधिकार। ठीक, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। अब इसमें आते हैं हम 14 में। 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र में आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो नियुक्ति कोई नौकरियों में हो या कोई व्यवहार हो, जैसे मान लीजिए जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसीलिए होता है कि समानता का अधिकार है। जैसे मान लीजिए स्कूल कॉलेज में आपके साथ कोई तो ऐसे समान व्यवहार करेगा, मतलब ये नहीं कि तू नीचे जाति का, तू नीचे बैठेगा और मैं कुर्सियों में बैठूंगा, ये तो महिला है, ये तो पुरुष है, तो महिला है, इसलिए हम उसको नीचे बैठाएंगे, गाली गलौज करेंगे, दुर्व्यवहार करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते। तो अनुच्छेद 14 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार। अगर कोई ऐसा करता है, जैसे मान लीजिए स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर कोई अपने को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर कोई असमान व्यवहार कर रहा है, तो हम अनुच्छेद 14 के तहत सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत जा सकते हैं। 14 का उल्लंघन है तो 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और 226 के तहत हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं कि हमारे मौलिक अधिकारों का यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है, हमारे साथ असमान व्यवहार किया जा रहा है। जबकि अनुच्छेद 14 में संविधान बताया गया समानता का अधिकार, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक, अब 15, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15 में बताया गया 5 जो कंडीशंस बताई गई, इनके आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे धर्म के आधार पर, धर्म, जाति, लिंग और मूल और जन्म स्थान, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए जन्म स्थान के आधार पर मान लेते हैं कोई राजस्थान में जन्मा है और अपने यहाँ के कॉलेज विश्वविद्यालय में कहीं सार्वजनिक कार्यक्रमों में पढ़ रहा है, तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि इसको मौका नहीं देंगे क्योंकि उधर से आया है, वहाँ का रहने वाला है, इसलिए इस आधार पर उसके साथ कोई दुर्व्यवहार, मतलब असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। और धर्म के आधार पर, जैसे मान लीजिए कोई मुस्लिम धर्म का है, अपन हिंदू धर्म के,
तो उसके साथ धर्म के आधार पर भी दुर्व्यवहार या असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। धर्म और जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, और लिंग के आधार पर, लिंग मतलब कोई महिला है तो हम बोलते हैं कि तो महिला है यार, इसको क्या मौका दे, है ना, इस आधार पर भी उसको उसके साथ असमान व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 में बताएगा अवसर के विषय में नियोजन की समानता। नियोजन के विषय में अवसर की समानता, नियोजन के विषय में ये नियोजन के विषय में अवसर की समानता मतलब जैसे नौकरी है, सरकारी सार्वजनिक नौकरियां है, सरकार में आती है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार में, तो उसमें सभी को समान जो है अवसर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि किसी वर्ग को मौका नहीं देते, जैसे मान लीजिए कि किसी धर्म, मान लीजिए मुस्लिम धर्म को मौका नहीं दिया, तो इस आधार पर भी किसी को किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो नियोजन के विषय में भी अवसर की समानता दी गई। कोई धर्म का है, कोई वैकेंसी निकली, मान लीजिए ये पुलिस की वैकेंसी निकली, तो उसमें बोल दिया कि इस धर्म के लोगों का आवेदन नहीं लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। सबको समान व्यवहार दिया जाएगा, सबका आवेदन लेंगे आप, सबको मतलब एक समान व्यवहार किया जाएगा उनके साथ, और सभी को आवेदन करने का, नौकरी पाने का अधिकार होगा, ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये किसने बताया अनुच्छेद 16 में। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में, तो ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये 3 है, एक और दे दिए 4, ये 4 ऑप्शन, तो किसमें नियोजन के विषय में अवसर की समानता, किसमें वैल्यू नियोजन के विषय में अवसर की समानता किस अनुच्छेद में, मत तू बता। हाँ, अनुच्छेद 16 में नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। जब प्रश्न आता है तो ऐसे लिखा होता है, और ये नहीं होते, बस ये 4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 17 भी है। अब आते हैं अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। ये अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता है, छुआछूत का अंत करता है। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, जैसे कोई निम्न जाति से है अपने गांव में, या कहीं भी निम्न जाति से, कोई उच्च जाति वाले, तो उसके साथ भेदभाव करते हैं अस्पृश्यता की, तू हमारे पास बैठ नहीं सकता, हमारे यहाँ पानी नहीं पी सकता, हमारे कुएं में पानी नहीं पी सकता, वो उसको निम्न जाति का समझते हैं। अपने गांव में ऐसे समझते हैं ना, भेदभाव चलता है कि हमसे कोई खाना पीना हमारे साथ नहीं कर सकता। तो जैसे अपन गांव में सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, पंगत अंगत पड़ती है, तो उनको अपन अलग बिठाते हैं ना, बिठाते हैं ना, उधर से आते हैं तो क्यों, वो अस्पृश्यता का अंत करता है कि छुआछूत सब समान एक लाइन में बैठेंगे, सब ऐसा ऊपर नीचे नहीं देखेंगे कि हम उच्च जाति के, ये निम्न जाति, ये तो इंसान ना। तो ज्ञानी और समझदार लोग होते हैं वैसा भेदभाव करते हैं, जो महापुरुष होते हैं करते हैं कैसे, ये इंसान इंसान है, ये वर्ग किसने बना दिया है, ये अनपढ़ और अशिक्षित लोगों का व्यवहार होता है जो है। तो इसलिए संविधान के अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता छुआछूत का अंत, छुआछूत जैसी प्रथाएं नहीं चलेगी, क्योंकि सब लोग समझदार है, पढ़े लिखे हो गए हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने गांव में ही, और उसके साथ वो छुआछूत जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि उसको पास में नहीं बिठा रहे हैं और उसको अपमान कर रहे हैं, उसका निम्न जाति के लिए, निम्न वर्ग का, इसलिए तो वो इस अनुच्छेद 17 के तहत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में जा सकता है कि यहाँ पे ये व्यक्ति मेरे को पास में नहीं बिठा रहे, ठीक है, लेकिन मेरे को बुलाया भी से ऊपर से मेरे पास में नहीं बिठा रहे, और ये खाना पीना भी भेदभाव कर रहे हैं, ऊपर से जाति सूचक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और अपमान कर रहे हैं मेरा, तो यहाँ पे वो जाके सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट में अपील कर सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है यहाँ पे, नहीं तो फिर इस व्यवस्था को हटाओ। हाँ, है ना। तो अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 देख लेते हैं। अनुच्छेद में 18 में क्या बताया, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। जिसे पहले राजा महाराजाओं को उपाधियां दी जाती थी, महाराजा धीराज और पता नहीं क्या क्या, शहनशाह, बादशाह, ऐसी उपाधियों का अंत करता है कि अब केवल सेना और विधा संबंधी जो उपाधियां, उसके अलावा कोई उपाधियां नहीं दी जाएगी। और इसके तहत कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है, वो विदेशों में जाकर अगर कोई उसको उपाधि मिलेगी, तो राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति के बिना वो कोई उपाधि विदेश से धारण नहीं कर सकता है, राष्ट्रपति उसको सहमति देंगे तभी ले सकता है। तो ऐसी उपाधियों का अंत कर दिया। जैसे बहुत से राजा महाराजा थे ना, ज्योतिरादित्य सिंधिया परिवार था, तो उसमें भी उपाधियां होती थी, राजा को दी जाती थी, ऐसी कोई भी उपाधि अब नहीं दी जाएगी। ये होलकर राजवंश था इंदौर में, वो राजा हुआ करते थे, देवी अहिल्याबाई सुना है नाम से, राजा महाराजा उनको उपाधि दी जाती, जैसे विक्रमादित्य एक उपाधि है ना। तो ऐसी उपाधियों का भी अंत करता है, कोई भी व्यक्तिगत किसी को कोई उपाधि नहीं दी जाएगी, केवल सेना में दी जाएगी। कौन से चक्र, परमवीर चक्र, वीर चक्र, कर्मवीर चक्र, महावीर चक्र, ऐसी उपाधियां सेना को, सेना में जो जवान होते हैं उनको दी जाती है। उसके अलावा राष्ट्रपति जिसको उपाधि दे तो वो दे सकते हैं, बाकी किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत उपाधि नहीं दी जाएगी। महाराजा धीराज, शहनशाह, बादशाह, विक्रमादित्य, ऐसी कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो अनुच्छेद 18, तो 14 से 18 तक क्या होगा, समानता का अधिकार की इस व्यवस्था में सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, किसी को ऊपर नीचे, राज्य या राष्ट्र किसी को ऊपर नीचे नहीं रखेगा। ठीक है, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, और सभी को अपनी काबिलियत क्षमता के अनुसार पूरा मौका दिया जाएगा, और अपनी काबिलियत क्षमता स्किल के अनुसार सभी को आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। जैसे अपन करते हैं ना मेहनत से, नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर ऐसा है कि वो तो किसी विशेष वर्ग को देता, अपन मेहनत नहीं करें, है ना, और समान अवसर दिया जा रहा है, सभी को दिया जा रहा है, तभी तो अपन कंपटीशन में कॉम्पीट करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तभी पास होते हैं, क्योंकि सबको समान मौका दिया जा रहा है। जो उसको ज्यादा आता है, जो पढ़ लिखा है, जो समझदार, जिसको ज्यादा जानकारी ज्ञान है, वो एग्जाम पास कर ले और पास हो जाएगा, है ना, समान मौका दिया जा रहा है सबके बराबर ना। हाँ, तो ये व्यवस्था है। इसमें कुछ कुछ जैसे जिसको आरक्षण दिया जाता है ना, उसमें देखा जाता है, जैसे अनुच्छेद 16 में आरक्षण दिया जाता है, तो नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जिसको आरक्षण दिया उसको थोड़ा आरक्षण दे देंगे, क्योंकि भाई नीचा कोई व्यक्ति यहाँ है, कोई यहाँ है, तो इसको यहाँ तक लाने के लिए इसको थोड़ा सा उठा दो, आरक्षण दे दो थोड़ा सा, चलो इसके 50 पोस्ट है, इसको 10 पोस्ट दे दो, इस 10 पोस्ट पे यही लोग आएंगे, तो 50 पे सभी आ गए, ऐसा आरक्षण दिया जाता है। अनुच्छेद धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में। हाँ,
ठीक है। तो ये अनुच्छेद समानता का अधिकार 14 से 18 तक इसको देखा हमने, क्योंकि मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? न्यायालय में जा सकते हैं, तो न्यायालय इसको प्रभावी बना सकता है। लेकिन नीति निर्देशक तो इसके आगे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक उनको बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उनको लागू कराने के लिए अपन न्यायालय में नहीं जा सकते, वो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है, वो उसकी परिस्थितियों के अनुसार तो वो उसको लागू करता है। जैसे किसी ने कहा था कि किसी लेखक ने कहा था कि नीति निर्देशक तो एक ऐसा चेक है जिसको बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा करेगा। बैंक के पास पैसा ही नहीं, वो कहाँ से देगा? जैसे राज्य के पास पैसा ही नहीं, वो कहाँ से देगा? है ना, तो ये डीपीएस में आते हैं, डीपीएस में। बाकी ये मौलिक अधिकार के देश के संविधान से लिए हमने, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए? अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका और पाकिस्तान के संविधान दोनों में इसको भी संशोधित करके जोड़ा गया है। पाकिस्तान के मूल संविधान का भाग नहीं मौलिक अधिकार, इसको भी उसमें जोड़ा गया। जैसे भारत में मौलिक अधिकार को तो जब बनाते टाइम में ले लिया था, तब से ही है, लिया गया, लिख लो। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक अधिकार। अधिकार पत्र, इसको अमेरिका का संविधान लिखा है अधिकार पत्र या अधिकार बिल, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको मिटा दो, लिखा नहीं अभी? हाँ, लिखो, जल्दी लिखो। कितना दिख रहा है उसमें? स्पष्ट? मौलिक अधिकार के बारे में यहाँ तो हो गए संविधान। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि अनुच्छेद 19 से 22 तक। ठीक है, ये लिख लो जल्दी जल्दी। तू क्या कर रहा था? लिखना बैठ के। अनुच्छेद 14, समानता का अधिकार, इसमें विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता लिख देते हैं। समानता का अधिकार, किसके समक्ष समानता का अधिकार? विधि के समक्ष समानता। कोष्टक में विधि के समक्ष समानता है। ये अनुच्छेद 14 में, इधर सुन लो एक बार, समानता का अधिकार 14 विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में। इसका मतलब विधि मतलब सभी को विधि के अनुसार ही समान ये व्यवहार किया जाए, किसी के साथ विधि के अनुसार भेदभाव नहीं किया जाए। मतलब ये कि कोई अपराधी है, जैसे मान लीजिए किसी ने, कोई राजा का बेटा है, राजा का क्या है मतलब धन संपत्ति वाले अधिकारी का बेटा है, उसने कोई अपराध कर दिया, एक सामान्य व्यक्ति ने अपराध कर दिया, तो दोनों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि ये जो पैसे वाला है या अधिकारी है, इसके उच्च वर्ग का है तो इसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, और जो निम्न वर्ग है उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाए। तो विधि के समक्ष भी समानता होगी। समानता का अधिकार किसके समक्ष? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ये मिटा दे, लिखो लिखो। मुझे जन्म स्थान होगा। या ऐसे बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं इसमें से। देखिए, मौलिक अधिकार हमने किस देश के संविधान से लिया? अमेरिका के संविधान से। प्रश्न ये बन गया, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान किस भाग में? भाग 3 में, है ना। और अनुच्छेद 12 से 35 तक का मतलब मौलिक भारतीय संविधान में के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से अनुच्छेदों के बीच किया गया है? 12 से 35 तक। 12 में क्या बताएगा? राज्य की परिभाषा है। 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। और 13 में कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों से असंगत हो या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करती हो, कि मौलिक अधिकारी को वो नीचे रखती हो, ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा। मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, और मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का संरक्षक। इसमें जीवन जीने का अधिकार भी है। अनुच्छेद 21 के तहत अपने को जीवन जीने का अधिकार है, कोई ऐसे मारपीट नहीं कर सकता हमारे साथ, शरीर हमसे हमारा शरीर नहीं छीन सकता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत, और उसी में बहुत सारे प्रावधान है किए गए हैं अलग अलग। ठीक है, मिटा दे। गजराज हो गया? क्या नींद लेगा क्या? अब अगला कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार। ये इसको हटा दे। 22 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार का अनुच्छेद 19 से 22 तक है। चलो देखते हैं 19 में क्या है। 19 ए में है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, तो कहीं भी हम बोल सकते हैं, अपनी जो कोई हमको दबा नहीं सकता। मतलब ये नहीं कह सकते तू यहाँ मत बोल, अपने अधिकारों के लिए अपन बोल सकते हैं। किसी मंच पर, सार्वजनिक भाषण व्यवस्था में, वहाँ पर अपनी बात रख सकते हैं, कोई हमको रोक टोक नहीं कर सकता वहाँ पे। ठीक है, जैसे कोई विश्वविद्यालय है, कॉलेज स्कूल है, तो वहाँ पर अपन कुछ कहना चाहेंगे तो आपको कोई रोकेगा नहीं। मतलब कि अपने विचार व्यक्त करना चाहे तो, या कहीं सभा हो रही है, किसी को समझाइश दे रहे हैं, या कुछ अच्छी बातें किसी को कुछ सिखा रहे हैं,
तो वहाँ पे आपको रोक-टोक नहीं किया जाएगा, है ना? पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा आपको। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आपके विरुद्ध कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको बोलने का मौका पूरा दिया जाएगा। तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अनुच्छेद 19 ए में। अब बी में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और इसके बाद है शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता भी हमें अनुच्छेद 19 ए में दी गई है। सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब हमने सभा कर रहे हैं तो संगठन भी बनाएंगे। शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सभा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों की, इसमें लिख लेना बिना हथियारों की। हथियार लेकर सभा नहीं कर सकते, है ना? नहीं तो किसी को मारपीट हो जाएगी और लोग उसी को दो चार को निपटा देंगे। बंदूक बंदूक तलवार वलवार चाकू लेकर सभा करेंगे और लड़ाई होने लगे तो उनका उपयोग तो होगा ही होगा। गजू के साथ क्या करेगा? तू तो निपटा देगा दो चार को ऐसे। है ना? सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता और डी में मतलब आवागमन की स्वतंत्रता। आवागमन यानी देश में कहीं भी आने जाने की। इसको रहने देते हैं, यहीं तक बाद में लिखेंगे इसको। आवागमन की स्वतंत्रता और ई में वो जगह संपत्ति, एफ में शायद व्यापार करने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता है। एफ में बसने की स्वतंत्रता, एफ में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता और जी में व्यापार की स्वतंत्रता। ठीक है, इसको लिखना नहीं था लेकिन लिख दिया मैंने, इतना लिखना था कि बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, और इस पर एक मोटिवेशन कोटा मैंने लिखा था कि विचारों की अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता का प्रतीक है, कि विचारों की अभिव्यक्ति ही स्वतंत्रता का प्रतीक है और मौन मानसिक गुलामी का। अगर हम मौन है, कुछ बोल ही नहीं रहे, तो इसका मतलब हम मानसिक रूप से गुलाम है। जैसे बहुत सारे गांव के लोग होते हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं, जैसे संतोष है, घीसू है ना, बहुत सारे लोग हैं ना, से कुछ बोलते ही नहीं। अपने वैसे तो अपने गांव में बहुत सारे लोग हैं तो कुछ बोलते ही नहीं, बोलना चाहिए ना, है ना? नहीं तो अपन गुलाम है फिर तो, अपने अधिकारों के खिलाफ ही नहीं बोल रहे हैं, अधिकारों के लिए नहीं बोल रहे हैं अपन, तो गुलाम मानसिक रूप से। ये लिख लिया, हाँ, इसको साथ साथ में लिखते जाना है। ठीक है, मिटा दो, इसको यहीं तक मिटा देते हैं। तो अनुच्छेद 19 में हो गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब आते हैं अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में बताया गया है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। इसमें क्या बताया गया कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जब तक दोष सिद्धि नहीं होगा तब तक उसको संरक्षण दिया जाएगा। कैसे मतलब कि जिस मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, तो जिस समय अपराध किया है उस समय की ही जो कानून है उस पर लागू होगा, है ना? जिस समय अपराध किया है उसी समय का कानून उस पर लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि उसने आज अपराध कर दिया, आज सजा 5 साल की थी, लेकिन वो मुकदमा चलते चलते 2-3 साल चला, वो मुकदमा, है ना? वो 2-3 साल बाद उसको सजा, लेकिन 2-3 साल बाद पता चला कानून ही बदल गया, जो सजा आज 5 साल की थी वो 2 साल बाद 10 साल हो गई, तो उसको 10 साल सजा दी जाएगी क्या? नहीं, उसने कहा अपराध किया था, उसको तो 5 दी जानी चाहिए। हाँ, तो इसमें कहा गया है कि जिस समय अपराध किया है उस समय उसको जो कानून लागू होगा, तो 5 साल की सजा दी जाएगी उसके पहला। दूसरा है कि एक बार उसने अपराध कर दिया तो एक ही बार सजा दी जाएगी, तो दोबारा सजा नहीं दी जाएगी। जैसे एक बार अपराध कर दिया, सजा हो गई 3 साल की, वापस आ गया बाहर, तो वापस उसी अपराध के लिए उसको सजा नहीं देगा, दूसरा अपराध करे तब सजा दी जाएगी। उसी अपराध के लिए दोबारा सजा नहीं दी जाएगी उसको, बाहर आ गया वापस से सजा दे दो उसको उसी अपराध में, है ना? मतलब एक जैसे तूने एक बार चोरी की, तेरे को 1 साल की सजा हो गई, अब तू बाहर आ गया तो वापस उसी चोरी के लिए तेरे को दोबारा सजा नहीं दी जाएगी कि बाहर आ गया एक बार और इस चोरी के लिए सजा दे दो। हाँ, ऐसा हो सकता है। और ऐसा तो फिर उनको लाइसेंस दे दो फिर, ऐसे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि एक बार सजा हो जाएगी 1 साल, छोटी चोरी कर लो, 1 साल सजा, फिर बड़ी-बड़ी चोरी करेंगे। है ना? तो दूसरा हो गया कि दोबारा उसको सजा नहीं देगी, केवल एक बार सजा। तीसरा है कि इस अनुच्छेद के तहत, इस अधिकार के तहत किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे किसी व्यक्ति ने अपराध कर दिया, अब उसको मार पीट के पुलिस मार रही है, उसको मारो, तू, है ना, यही बोलना जैसा हम बोल रहे हैं, तो उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब जबरदस्ती उसको ये नहीं बोला जा सकता कि तू यही बोलना, कबूल करना, तू कबूल करना, तो उसको मार पीट के अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब अनुच्छेद 21 में आते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21, क्योंकि इसी के अनुसार अपन जी रहे हैं। अनुच्छेद 21 इसमें बताएगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये जीवन जीने की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत बहुत सारे 37 और भी बहुत सारे नियम है इसमें जोड़े गए हैं उपखंड में। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता इसी में, विदेश जाने की स्वतंत्रता इसी में, देश में आवागमन करने की स्वतंत्रता इसी में, अपने मनपसंद व्यक्ति से शादी करने की स्वतंत्रता इसी में, है ना? किसी को अपन गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी को बांध के नहीं रख सकते, वो भी इसी में दैहिक स्वतंत्रता है। बांध रोक टोक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अपन गाँव में, और गाँव के सड़क पर कोई खड़ा हुआ है, तेरे को इधर नहीं जाने देंगे, तो ये तो मेरा अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो जाएगा। मेरा मौलिक अधिकार है उधर जाना, मैं तो जाऊंगा, घूमूंगा देश में, हाँ, विदेश जाऊंगा, देश में घूमूंगा, कहीं भी घूमूंगा,
ये मेरा मौलिक अधिकार है, इसी में मौलिक अधिकार है। जैसे महिलाओं का सम्मान करने का अधिकार भी इसी में, अनुच्छेद 22 में, कि ऐसी स्थिति मतलब ये है कि महिलाओं के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली किसी भी हरकत का क्या करें, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में भी है। तो अनुच्छेद 21 प्राणियों देख सकता संबंधित है, और इसमें बताया है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण लिए जाएंगे तो विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही ली जाएगी, विधि सम्मत अनुसार विधि बनाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई बड़ा अपराध कर दिया तो उसको कोर्ट में ले जाएगा, फिर कोर्ट में उसको कार्रवाई चलेगी, फिर साबित हो जाएगा हाँ अपराधी, फिर उसको फांसी पे चढ़ा जाएगा। ऐसे नहीं कि हाँ पता चलेगा ले आओ चढ़ा दो फांसी पे, ऐसे थोड़ी पूरी विधि प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जाएगा। तो इसमें एक अपवाद भी है कि विधि की प्रक्रिया के अनुसार ही उसे उसके उसके प्राण या उसकी देह को, शरीर को छीना है, ये कहे कि कुछ ना कुछ दुर्गति की जाएगी उसकी, है ना। तो अनुच्छेद 21 में। अब अनुच्छेद 22, ये 20 और 21 के बारे में बता दूं कि ये 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होते हैं। 20 और 21 अनुच्छेद 358 के तहत ये 359 के तहत आपातकाल में बने होते हैं। आपातकाल में अनुच्छेद 352 के तहत पहले प्रश्न आया ना अभी 352 वाला, अनुच्छेद 352 वाला युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह आदि के आधार पर आपातकाल घोषणा की जाती है। इन दोनों को आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाता, और इसको राष्ट्रपति के अनुच्छेद 360 के तहत स्वतः निलंबित कर सकते हैं, 358 के तहत स्वतः निलंबित कर देते हैं। जैसे 358 लागू हुआ तो ये अपने आप निलंबित हो जाएगा। जब आपातकाल होगा तो तब ना आप बोल सकते हैं, ना आप सभा कर सकते हैं, ना आप आवागमन कर सकते हैं, ना कोई व्यापार आप कुछ नहीं कर सकते आप उस टाइम पे, जब तक आपातकाल लागू होता है तब तक। ठीक, तब अनुच्छेद 22 किसके बाद कौन सा आता है 22। लेकिन 21 का में भी बता दूं, 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करेगा राज्य। ठीक, ये किसमें बताया अनुच्छेद 21 का में, इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 21 का में जोड़ा गया है। ठीक, पहले 45 में राज्य की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब नीति निषेधता, लेकिन 45 से हटा के इसको मौलिक अधिकार में जोड़ दिया गया। मौलिक अधिकार कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, तब तो 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 8वीं में कोई किस लेते हैं क्या, नहीं लेते ना, लेकिन 9वीं में आते लेने लगते हैं 2600 रुपए दो, है ना, लेकिन 8वीं तक नहीं देते। तो वो अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा, मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद 22 में आ जाते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। कुछ दशाओं, कैसे, कुछ दशाओं में, इसमें लिखते हैं कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण, निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें भी 3 स्थितियां होती हैं। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी तथा निरोध में संरक्षण प्रदान करता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने अपराध कर दिया तो उसको पकड़ने गए वहां, तो पहले तो उसको पकड़ने के अपराध का कारण बताना होगा, गिरफ्तारी का कारण बताना होगा उसको। ठीक, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा इसमें। और तीसरा है कि उसे अपनी पसंद के वकील से या विधिक वेत्ता के, या विधि वेत्ता जो वकील है जो भी है विधि का जानकार, उससे सलाह लेने का अधिकार होगा, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। इसमें 3 दिशाएं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। निरोध मतलब होता है उसको कमरे में बंद कर दिया, है ना, तो उसको बंद नहीं किया जा सकता, उसमें संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 22 की मौलिक अधिकार है। कुछ दशाओं में, इसमें ये कुछ दशाओं में, विशेष दशाओं में नहीं। जब किसी अभियुक्त को लगता है कि मुझे ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया है तो वो इस अधिकार मौलिक अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत और हाईकोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत। क्या लिख देता हूँ, 32 में कहा जाएगा सुप्रीम कोर्ट, और 226 में कहा जाएगा हाई कोर्ट। इसमें अभी कर सकता है। ये कुछ दशाओं में, विशेष दशाओं में नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ने बम फोड़ दिया और वो बोल रहा है कि मेरे पे छोड़ दो, क्यों गिरफ्तार किया है? अरे इतना सबको पता चला है पूरे देश को, तूने बम फोड़ा है और तुझसे पूछेंगे हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, बम फोड़ा तूने। तो ऐसे ये कुछ दशाओं में, विशेष दशाओं में नहीं। मान लीजिए आतंकवादी संगठन में गड़बड़ करके 4-5 लोगों को मार गया यहाँ पे, और फिर बोल रहा है कि मौलिक अधिकार है, कोई नागरिक है, किसी ने किसी को मार दिया और बोल रहा है क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, तो तूने इसको मारा इसलिए गिरफ्तार कर रहे हो, तो वहां उससे थोड़ी पूछेंगे। और 24 घंटे के अंदर अंदर वो लाने जाने के समय को छोड़ के 24 घंटे किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना हो। मजिस्ट्रेट बोले तो डीएमएस डीएम के सामने, छोटा कैसे डीएम के सामने पेश करो, बड़ा कैसे तो डीएम के सामने पेश करो, तो वहां से फिर न्यायालय जाएगा मामला। ठीक है, तो ये व्यवस्था कहाँ पे, कुछ दशाओं। ठीक, अनुच्छेद 22 तक। तो यहाँ पे 19 से 22 तक क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार है ना, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ दशाओं में गिरफ्तार कर लिया तुम्हें, किसी भी व्यक्ति से जिसने मुझे गिरफ्तार किया उससे मैं पूछूंगा कि मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, ना, तो वो बताएगा आपको। लेकिन ये कुछ दशाओं में है। ठीक, अगर बम फोड़ दिया, किसी को मार दिया, बड़े हथियारों से लेकर डंडे मार रहा है, फिर तो नहीं पूछेंगे, फिर तो मारते मारते ले जाएंगे। हाँ ठीक है, ये उतार लिया, साथ में लिखते भी जाना है। बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, हर एक एग्जाम। और संविधान ऐसा टॉपिक है जो छूटता ही नहीं, हर किसी में आता है। आओ ना, आओ फिर आओ, बैठो, आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है ना। तो इसके बाद कौन सा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, 23-24 में ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई हमारा शोषण कर रहा है, मारपीट कर रहा है, काम किया तो पैसा नहीं दे रहा है, तो हम उसकी लाइट है ना, अभी ग्रुप लगाया है, लेकिन अभी चलाएंगे उसको, अंदर है ना लगाया ग्रुप, पता नहीं यहाँ तो नहीं चल रही, बाहर नहीं कर रही, अंदर नहीं कर रही। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद कहाँ किस में बताया, 23 और 24 में। 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 में वही कि देह व्यापार विरुद्ध है, मतलब देह व्यापार का निषेध करता है। देह व्यापार का मतलब शरीर बेचना, जो वेश्यावृत्ति होती है उसका भी निषेध करता है कि कोई हमारे शरीर को बेच नहीं सकता इधर उधर। तो ये भी है इसमें। बलात्श्रम, बलात्श्रम, बेगारी का प्रतिषेध। ठीक है, बलात्श्रम बेगारी का प्रतिषेध।
इसमें क्या है, मतलब बलात्श्रम यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है, कि बल का प्रयोग करके आप श्रम करा रहे हैं, इसमें यहाँ पे श्रम लिख लेना, इसके बीच में आ जाएगा श्रम, ठीक है, कि आप जबरदस्ती बल का प्रयोग करके किसी को काम नहीं करा सकते, जैसे हम पकड़ के लाते हैं ना, जबरदस्ती दो चार लोग भेजो, उसको पकड़ के लाओ और काम करवाओ इससे, मेरा पैसा नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा काम नहीं करा सकते जबरदस्ती, नहीं कर रहा हूँ, तू करा सकता है, फिर पुलिस पकड़ लेगी तेरे को, पैसा दिया है, ये तो क्या तूने नोटी वोटी करवाई थी, सरकार को बताया कि इसको पैसा दिया है। बलात्संग और बेगारी का मतलब होता है काम करवा लिया और पैसा नहीं दिया, है ना, जैसे अपने गांव में कोई व्यक्ति काम करवा लिया और पैसा नहीं, उसको बता दो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत हाईकोर्ट चला जाऊंगा, तेरे को पटक पटक के मारेंगे वो लोग पैसा देते टाइम से। हाँ 23 में हो गया, और 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का खानों कारखानों या किसी भी जोखिम भरे कार्य में नियोजित नहीं कर सकते, है ना, कारखानों खानों या किसी भी जोखिम भरे कार्य में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते, नियोजित काम पे नहीं लगा सकते। अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का या जोखिम भरे कार्यों से कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध करता है। जोखिम भरे कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध करता है, ये हो गया 23-24, क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार है, मौलिक अधिकार, ठीक, 23 और 24 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस बार शायद पेपर में संविधान के प्रश्न नहीं पूछे गए थे, नहीं पूछे गए ना, संविधान नहीं था इसमें, पिछले वाले में या 12वीं में 11वीं में होगा, इसमें नहीं था। चलो हो गया, मिटा दे, यहाँ से समझ गए। अनुच्छेद 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कोई भी कारखानों खानों कंपनियों में नहीं लगाया जाता, उद्योगों में नहीं लगाया जाता। कहाँ से पढ़ के लाया पुस्तक अभी, अच्छा बढ़िया, मिटा दू, ये मिटा दू, चलो ये मिटा देता हूँ ना, ये तीसरा था, यहाँ दूसरा लिखा है, ये तीसरा था, ठीक है, तीसरा मौलिक अधिकार। अब आया चौथा, चौथा कहाँ से, 25 से 28, ये संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है, क्या है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और शिक्षा संबंधी अधिकार 12-33 का है ये तो अनुच्छेद 12 से 33 तक मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया, वो लिखा है पहले वाले में, हाँ अब आएगा 25 से शिक्षा संबंधी अधिकार, अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, कहाँ तक है, 25 से 28 तक है, इसमें अनुच्छेद 25 में धर्म को अबाध रूप से मानने, प्रचार करने और उसके अनुसार आचरण करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, अबाध रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता, ये 25 में है। अनुच्छेद 26 में कोई भी धार्मिक संस्था चलाने की, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, 27 में करों से छूट दी जाएगी, इसको इसे हटा के लिख देता हूँ, धार्मिक आय पर करों से छूट, धार्मिक संस्थान से आय पर करों में छूट, और अनुच्छेद 28 में राज्य नीति द्वारा पोषित किसी भी विद्यालय, विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थान में धार्मिक कार्यों, धार्मिक शिक्षा उपस्थित से स्वतंत्रता, अनुच्छेद 28 में निधि, राज्य निधि द्वारा पोषित
घोषित शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध करता है। का प्रतिषेध करता है। 28 तक हो गए। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 में कि धर्म का बात रूप से मानने और आचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब हम अलग अलग धर्म के लोग हैं, अपने धर्म के अनुसार अपन आपके साथ आचरण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, भाषा के अनुसार बातचीत कर सकते हैं, धर्म के अनुसार। जैसे हम किसी को बोलते हैं राम राम भाई राम राम, है ना, तो अपने धर्म के अनुसार बोल सकते हैं, आचरण कर सकते हैं। जैसे दूसरा कोई बोलता है वो सलाम अलैकुम, हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म के लोग बोलते हैं सलाम अलैकुम, कर सकते हैं अपने धर्म के अनुसार, है ना, कोई रोक टोक नहीं है। राम राम कर सकते हैं, सीताराम, जय श्री कृष्ण बोल सकते हैं ना, राधे राधे भाई राधे राधे, है ना। तो ये अनुच्छेद 25 में आ गया। 26 में धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जैसे भंडारा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, रैली निकालते हैं, और कोई जयंती मनाते हैं, सबरी जयंती भी मनाई थी, और माता जी की चुनरी लेके जाते हैं, तो धार्मिक कार्य तो ये भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 है। अनुच्छेद 27 में जैसे मान लीजिए कोई जैसे बड़े बड़े मंदिर है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, और उस धार्मिक संस्थान है, जैसे मान लीजिए गुमलामुखी मंदिर है, तांकेश्वर महादेव मंदिर है, तो ये बड़े बड़े मंदिर है, तो इन पर कर नहीं लगेगा। यहाँ पे लिखा है धार्मिक संस्थान से आय पर कर में छूट, कोई धार्मिक संस्थान से आय हो रही होगी और उस पर कर में छूट दिया जाए, ठीक है, उन पर कोई कर नहीं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा और उसकी आय वही है, तो वहां पर उसको कर में छूट दिया, कर नहीं लगेगा, टैक्स नहीं लगाया जाएगा। और अनुच्छेद 28 में बताया गया कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे हम ये स्कूल है ना, या राज्य निधि द्वारा पोषित है ना, राज्य पैसा दे रहा चलाने के लिए इसको, है ना, तो यहाँ पे कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सबको जो शिक्षा निर्धारित करे राज्य सरकार, वो जो किताबें निर्धारित करे वही पढ़ाई जाएगी। यहाँ पर कोई भी धार्मिक शिक्षा जैसे हिंदू मुस्लिम धर्म या सिख ईसाई अन्य धर्मों की किताबें या उनका धर्म से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जाएगी वहाँ पर, है ना, तो उसकी जो निर्धारित करेगी राज्य सरकार किताबें, उसी अनुसार उनको शिक्षा दी जाएगी। तो 28 में बताया कि राज्य निधि द्वारा पोषित किसी भी शिक्षा संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक। और अनुच्छेद 28 ये हो गया इसका प्रतिषेध, और धार्मिक शिक्षा का प्रतिषेध करता है। प्रतिषेध मतलब उसको रोकथाम करता है, रुकावट डालता है, उसमें ऐसा काम नहीं कर सकते आप। तो अनुच्छेद 25 से 28 बताया गया संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं तो जैसे 4 1 2 3 4 ऐसा बताया गया कि इस अनुच्छेद में कौन से अनुच्छेद में धार्मिक संस्थान से आय पर कर में छूट दी गई है, कौन सी दी गई है, 27 में। अब ये बताएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता है, तू बता। धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद में, चारों में से 26 में। और राज्य निधि द्वारा पोषित शिक्षित संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कौन सा अनुच्छेद में, 28 में ना। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अनुच्छेद दे देते हैं वहाँ पे, है ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बेटा दूं मैं, ठीक। अगला कौन सा है, 5वां 28 29 29 30 में। अब ये तो धर्म से संबंधित बातचीत हो गई। अब अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों से संबंधित अधिकार अनुच्छेद, और अनुच्छेद क्या 29 30 में, ये 5वां मौलिक अधिकार है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी अधिकार, कहां तक है, 29 से 30 30 में 29 30 में, ठीक। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का कि भाषा, लिपि, बोली के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और 30वां अनुच्छेद है अनुच्छेद 30 में है को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन करने की स्वतंत्रता, प्रशासन करने की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 अब लिख लिया, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों की भाषा, लिपि, बोली के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनकी स्थापना करके उनका प्रशासन करने की भी स्वतंत्रता इसमें दी गई है। ये भी एक स्वतंत्रता है ना। स्वतंत्रता का मतलब होता है कि विवशता दूर हो जाने के बाद
जो कार्य मनुष्य को आनंद प्रदान करता है उसे करना ही स्वतंत्रता है। रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने कहा है कि ऐसा कार्य जो आपको भौतिक रूप से ही नहीं, जो आप स्वतंत्र होकर करते हैं, किसी के दबाव में, व्यवस्था के आधार पर नहीं करते, तो आपको भौतिक रूप से ही नहीं, आत्मा भी उस आपकी उससे आनंदित होती है, उस कार्य को करने से आत्मा भी आनंदित होती है। जैसे छोटे बच्चे काम करते हैं तो कितने खुश होते हैं, उनको पसंद है, वो बड़े हो जाते हैं फिर वो काम करना पड़ता है जो पसंद भी नहीं हो, जबरदस्ती करना पड़ता है ना। और जो व्यक्ति जिसको काम पसंद है वो करता है तो बड़ा खुश खुश करता है। जैसे मान लीजिए कोई खेल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं या कोई अन्य खेल खेलते हैं, तो उसमें तो क्योंकि हमें पसंद है वो, हम खेलते हैं तो उसमें बड़ा खुश खुश खेलते हैं, हंसते हुए है ना, खेलते हैं ना, कोई भी गेम खेलते हैं तो। हाँ, तो यहाँ तो हो गया। अब अनुच्छेद 30 अब आता है 31। 31 में जो था संपत्ति का अधिकार था, उसको हमने हटा के कहाँ पर डाल दिया, भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में उसको विधिक अधिकार बना दिया है, कानूनी अधिकार बना दिया, मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक। उसको राज्य सरकार हमसे ले सकती है। ठीक, जैसे मान लीजिए मेरी जमीन उससे पड़ रही सड़क पे, वहाँ पे कोई सड़क निकाल रहे हैं और जरूरत है सरकार को, तो वहाँ पे सड़क निकालना, तो मैं तो नहीं कोई मेरा मौलिक अधिकार है, मेरी जमीन, भले आप कितना पैसा दे दो, है ना, तो वो मौलिक अधिकार नहीं रहा, वो कानूनी अधिकार है। आपको वहाँ जाएगा विधिक रूप से आपको जितना भी मुआवजा दिया जाएगा वो जमीन सरकार लेगी, ठीक, और वहाँ सड़क निकालेगी। नहीं तो तुम तो पूरे देश की विकास में बाधा डाल रहे हो, है ना, सड़क नहीं निकालने दे रहे हो, देश कैसे आगे बढ़ेगा, है ना, बाधा नहीं डाल सकते वहाँ पे। अब आता है अनुच्छेद 6, सॉरी क्या, मौलिक अधिकार नंबर 6, यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, क्या लिखते हैं अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं अपना, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 124, ठीक है। और अनुच्छेद 226 के तहत कहाँ जा सकते हैं अपन, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 131 में, 131 में शायद हाई कोर्ट लग रहा है, चल रहा है, देख सेकंड चल रहा है। कितना हो गया, कर दे वापस चालू कर दे।